नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोग्य सूत्र में। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ सीरीज की, तो इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे आहार पर। किस तरीके का आहार वुमेन्स को लेना चाहिए, स्त्रियों को लेना चाहिए, जो उनके आरोग्य के लिए अच्छा होगा। तो चर्चा करते हैं आहार की। आयुर्वेद में आहार का बहुत इंपॉर्टेंस है। 3 उपस्तंभ में जो मुख्य उपस्तंभ है उसी में से एक आहार कहा गया है, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य बताया गया। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आहार के बारे में हम जानते हैं, हमने पहले भी इस चर्चा में बताया है कि आहार जिस तरीके का हम लोग लेते हैं, जिस तरीके का भोजन अन्न हम लोग लेते हैं, उसी से हमारे शरीर में आहार रस बनता है। जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में मिलता है, आगे चल के उसी से आहार रस से बनती है धातुएं, जिसमें कि पहली धातु होती है रस धातु, और जिसका संबंध हमने देखा किस तरीके से मेंसेस होता है, क्योंकि मेंसेस के दौरान जो रक्त आता है, जो भी हमारे शरीर में बनता है, वो इसी रस धातु से बनता है। और इसके आगे अगर ये आहार रस अच्छा होता है तो हमारी आगे की उत्तरोत्तर जो भी धातुएं हमने बताई थी, रस के बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी का पोषण आहार रस के बाद रस धातु से होता है। तो रस धातु का अपने आप में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है स्त्रियों में, जिसके लिए एक उत्तम आहार, एक स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है, जो कि आगे आरोग्य के लिए उनके लिए अच्छा रहे। तो अगर बात करें हम आहार की, तो आहार का इतना इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बताया गया है कि कहा जाता है कि जो इंसान पथ्य आहार का सेवन करता है उसको दवाई की क्या जरूरत, और जो अपथ्य आहार, जो गलत आहार लेता है, उसको भी दवाई की क्या जरूरत, क्योंकि आगे जाके उसको दवाई फायदा ही नहीं करने वाली है। आहार को आयुर्वेद में महाभेषज का नाम दिया गया है। तो आहार के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो अगर एक संपूर्ण आहार अगर हम मानते हैं, तो आयुर्वेद में इसको षड रसात्मक आहार कहा जाता है, यानी कि 6 रसों से युक्त आहार को ही पूर्ण आहार माना जाता है, जिसके लेने से हमारे शरीर में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसियां नहीं होती हैं और न्यूट्रिशन पूरी तरह से मिलते हैं। इन रसों को अगर हम आगे समझें तो आपको कुछ ना कुछ सब के बारे में पता है, परंतु एक सिस्टमेटिक वे में जो आयुर्वेद में बताया गया है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका रिलेशन दोषों से होता है, जो कि मैंने बताए थे, वात, पित्त, कफ। तो रसों की अगर हम चर्चा करें, तो आयुर्वेद में जो 6 मुख्य रस बताए गए हैं उसमें है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसी प्रकार का अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमको किसी तरीके की डेफिशिएंसी आगे बॉडी में नहीं होती है। जो आजकल हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं वो अगर अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं, स्पेशली वुमेन्स जब आती हैं, तो उनमें स्पेशली कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम होना, विटामिन डेफिशिएंसी होना, ये चीजें बहुत देखने के लिए मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग कहीं चूक रहे हैं, हमारे भोजन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। तो अगर हम इसको समझें, तो ये 6 तरीके का जो आहार होता है, यानी 6 रसों से युक्त जो आहार होता है, ये क्या होता है। तो अगर जैसे आप मधुर रस के बारे में जानते ही हैं, मधुर रस का अभिप्राय होता है मीठा। तो मीठे से जो आयुर्वेद में कहा जाता है, इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो मीठे में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आयुर्वेद में दूध भी मीठे के लिए ही कहा गया है, घी भी मधुर द्रव्य के ही रूप में कहा है जिसका मधुर रस होता है, और बाकी जो भी द्रव्य हैं जिनका मधुर रस होता है, ये सारे भी मधुर वर्ग में आते हैं। तो इसलिए ये मधुर रस के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करके अम्ल रस की, तो अम्ल रस यानी खट्टा जिस तरीके से कहते हैं, तो नींबू है, आंवला है, या छाछ है, मट्ठा है, करौंदा है, ये सारी जो चीजें आती हैं वो अम्ल रस के अंतर्गत आती हैं। मधुर अम्ल के बाद आता है लवण रस। लवण का मतलब होता है नमक। तो जो भी हमारे आयुर्वेद में 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं, वो सारे भी इसी में आते हैं। और आज डे टू डे लाइफ में जो हम कहीं ना कहीं एसिड्स के रूप में, सोडा के रूप में, जिनोमोटो के रूप में जो भी चीजें ले रहे हैं, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसी में आती हैं। आगे अगर हम बात करें कटु रस की, तो कटु रस में जो चीजें आती हैं वो काली मिर्च है, हींग है, जो हम बोलते हैं अदरक है, सौंठ है, लहसुन है, ये सारी चीजें के जो टेस्ट होते हैं वो कटु रस में आते हैं। उसके बाद तिक्त रस जो आयुर्वेद में बताया गया, यानी कड़वा रस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कड़वे के लिए तो नीम, हमारा करेला फेमस ही है।
तो ऐसे जो होते हैं, साथ ही आयुर्वेद में जो गिलोय और पटोल ये औषधियां बताई गई हैं, ये भी कहीं ना कहीं तिक्त रस में आती हैं। कषाय रस के अंतर्गत जैसे हम हिरडे कहते हैं, जिसको हरितकी कहा जाता है, बेहड़ा कहते हैं, शहद का जो रस होता है वह भी कषाय रस में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन रसों का मैं ज्ञान आप लोगों को क्यों दे रही हूँ। इसका ज्ञान इसलिए जरूरी है आयुर्वेद में, क्योंकि इन रसों का जब कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में खराब होते हैं या किसी एक ही पर्टिकुलर रस का हम सेवन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गर्भिणी कोई प्रेग्नेंट स्त्री है और वो सिर्फ लवण टेस्ट का यानी नमक से रिलेटेड टेस्ट का बहुत ज्यादा वेफर्स है, मिर्च मसाले वाले पदार्थ है या जो भी ऊपर से नमक खाना है, इस तरीके की अगर चीजें लेती हैं तो होने वाले गर्भ में बहुत हद तक हम देखते हैं कि उसके बाल नहीं होते हैं या सफेद बाल भी आगे चल के बहुत जल्दी होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो सारे दोषों से रिलेट करती हैं। इसी में अगर हम दोषों के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो अगर हम मधुर अम्ल लवण ऐसा खाना ज्यादातर अपने खाने में रखते हैं तो ऐसा करने से हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है, यानी कफ हमारे शरीर में दोष जो होता है वो बढ़ता है और उसी से रिलेटेड आगे चल के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या व्याधियां हो सकती हैं। उसके आगे हम रसों के बारे में अगर बात करें तो कटु तिक्त कषाय जो ये रस कहा गया है, ये जो रस की कॉम्बिनेशन है, इसको अगर ज्यादा लिया जाता है तो शरीर में वात की वृद्धि होती है, यानी वात बढ़ता है। और इसी को अगर हम अपोजिट करते हैं तो मधुर अम्ल लवण अगर लिया जाता है तो यही वात को कम करता है और कटु तिक्त कषाय जो होता है ये कफ को कम करता है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से हमारे आहार के पदार्थों में लिया जाता है तो बहुत हद तक हम अपने दोषों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बात अगर हम पित्त दोष की करते हैं तो पित्त दोष में कटु जो रस होता है ये बहुत नुकसानदायक होता है। अम्ल रस जो होता है, तो ये सारे जो रस होते हैं ये कहीं ना कहीं जो पित्त को बढ़ाने के काम करते हैं। और मधुर तिक्त कषाय जो ये रस जो मैंने बताए हैं, जिसके एग्जांपल्स दिए, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पित्त को कम करते हैं। तो ये जो बैलेंस है रसों का और दोषों का, ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक तरीके का भोजन लेते हैं, एक ही रस का भोजन लेते हैं, तो अलग अलग तरह की व्याधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जिसके लिए प्रोमिनेंट होती है हमारी बॉडी, जो जल्दी होती है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मधुर रस की, तो अगर कंटिन्यूस अगर एक ही रस का सेवन किया जाता है, अगर कंटिन्यूस हम मधुर रस ही अगर सिर्फ मीठे रस से युक्त भोजन अगर हम करते हैं तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, श्लोक में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो कुरुते अत्युपयोगेन स मेद कफ जान गदान स्थौल्य अग्नि साध संन्यास मेद गंडार बुदार्तिकान। इसका मतलब है कि अगर कफ जो मैंने आपको बताया मधुर रस, इसका ज्यादा सेवन किया जाता है तो उससे कफ और मेद से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ स्थौल्यता यानी मोटापा देखा जाता है, प्रमेह यानी डायबिटीज जैसी व्याधियां देखी जाती हैं। साथ ही संन्यास जो आयुर्वेद में बताया गया, एक तरीके का जो हमारा शिरोरोग की तरफ जो इंडिकेट करता है वो हो सकता है। और साथ ही गंड यानी कि आप कह सकते हैं ट्यूमर्स है या गंडमाला है या थायराइड जैसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, इस तरीके के डिसऑर्डर्स बहुत देखने के लिए मिलते हैं। आयुर्वेद में एक व्याधि के कई रूप से वर्णन किया जा सकता है, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके की व्याधियां यूजुअली अगर एक ही रस का सेवन करते हैं, मधुर रस का, तो देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मधुर के बाद अम्ल रस की, तो अम्ल रस के लिए कहा गया है स्वत्य भविस तनो कुरियात शैथिल्यम तिमिरम भ्रमम कंडु पांडुत्ववी सर्प शोफ स्फोट त्रुज्जुरान। यानी कि अगर अम्ल रस का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, यानी जैसे मैंने बताया खट्टा पदार्थ, वैसे तो ये हृदय बताया गया है आयुर्वेद में, जो हृदय को अच्छा लगता है, टेस्ट के लिए अच्छा होता है, टेस्ट लाता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो ये शरीर में शिथिलता उत्पन्न करता है, यानी किसी पूरे हमारे जो बॉडी में ढीलापन लाने का काम करता है, हमारे दोषों को ढीला करता है। या बहुत सारी चीजों में अगर हम आगे बात करें, तिमिर यानी एक तरह की नेत्र व्याधि होती है जो नेत्र से संबंधित होती है,
जिसमें दिखने जो अंधापन एक तरीके से कह सकते हैं वो भी ला सकता है। उसके बाद भ्रम यानी चक्कर उत्पन्न करना या कंडू उत्पन्न करना यानी खुजली उत्पन्न करना, ये भी इसका कार्य हो सकता है। उसके बाद शरीर में रक्त की कमी करना और बॉडी में स्किन डिसीजेस यानी जैसे कि हम जैसे हर्पिस का नाम लेते हैं, हम कुष्ठ का नाम लेते हैं, कुष्ठ का अर्थात आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर से होता है, या दाने आना, किसी तरीके फोड़े होना। तो इस तरीके का अगर हम कंटिन्यूस हम अम्ल रस का सेवन करते हैं और फीवर आना, ये भी इसमें बताया गया है कि ये डिसीजेस हो सकते हैं। आगे बात करते हैं अगर लवण रस की हम, यानी जैसे मैंने बताया कि नमक के पदार्थ अगर ज्यादा लिए जाते हैं, एक ही तरीके के आजकल हम देखते हैं सबसे ज्यादा वेफर्स, इसमें सबसे ज्यादा नमक होता है, जो बच्चों के लिए बहुत फेवरेट हो गया और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आज हम अलग अलग तरीके के सोडा, एसिड्स, एजिनोमोटो, इस तरीके के पदार्थ हम देखते हैं, कई सारे हमारे होटल की प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान दे रहे हैं। तो अगर अत्यधिक लवण रस का सेवन होता है तो बताया गया है सो अति युक्तोस्त्र पवनम खलितम फलितम वलिम त्रुटकृष्ट विषभी सर्पान जनयेत शपेत बलम, यानी अगर हमने लवण रस इसका अत्यधिक सेवन किया, नमक बहुत ज्यादा खाया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है, जैसे हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं खलित और पलित यानी बाल सफेद होना और बाल सबसे ज्यादा झड़ना, जो वुमेन्स में बहुत बड़ी समस्या है। आज बहुत सारी वुमेन्स को ये समस्या होती है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं, तो इसको वुमेन्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही अगर स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसका भी इंक्लूड इसी में होता है। अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं और बल का कम होना, यानी हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें थकान होना, इस तरीके से हम उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं अच्छा, जो जितनी हमारी शक्ति होती है, और अलग अलग तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम रस की बात करते हैं तो ये हमने अभी बात की थी मधुर, अम्ल, लवण। अब अगर हम आगे तिक्त रस की बात करते हैं तो तिक्त रस जो मैंने आपको बताया, तो तिक्त रस जो अगर हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे धातु क्षय होता है, यानी हमारी बॉडी हमारे शरीर में जो धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और साथ ही अनिल व्याधि यानी कि वात से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अगर हम ये एक ही रस ज्यादा खाते हैं तो वात जो होता है, आपने सभी सुना होगा कि शरीर में वात हो गया, यानी कहीं ना कहीं पेन। अगर हम एथराइटिस की तरफ जाते हैं तो इसका भी कारण यही हो सकता है, अगर विमेंस में बहुत ज्यादा ये देखने के लिए मिल रहा है तो। साथ ही साथ अगर सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि वात से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं वो स्त्रियों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और इसका एक और कारण होता है, वो होता है गर्भाशय निर्हरण, हिस्टेरेक्टोमी जो की जाती है, इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है वात के डिसऑर्डर से, यानी कि कहीं ना कहीं आर्थराइटिस या पेन से संबंधित जो भी वुमेन्स में बीमारियां हो रही हैं, तो इसका वुमेन्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कटुरस की, तो कटुरस जैसे बताया, अगर एक ही इस रस का अत्यधिक सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर में जैसे कि बताया गया है, कुरुते अति योगेन तृष्णाम शुक्र बल शयम मूर्छाम आकुंचनम कंपम कटि पृष्ठादिशु व्यथम, यानी कि इसके कारण अगर हम देखें तो आगे चल के मेंस में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इस रस का अगर अत्यधिक सेवन किया जाए तो शुक्र का नाश होता है, यानी जो शुक्राणु होते हैं वो कम होते हैं शरीर में, मूर्छा यानी चक्कर आ सकता है, शरीर में आकुंचन यानी कंप हो सकता है, कम अलग अलग तरीके के जो वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे शरीर में कंप होते हैं, तो उस तरीके के हमारे बॉडी में ये दिख सकता है। और साथ ही साथ कटी और पृष्ठ यानी कमर में और पीठ में ये वेदना दे सकता है, पेन कर सकता है। तो इसलिए अगर इस रस का ज्यादा सेवन किया जाए तो अत्यधिक प्यास के साथ साथ ये सारे लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम आगे बात करें कषाय रस की, तो कषाय रस का जो सेवन होता है वो करोति शीलिता सोअति विष्टम्ब आत्मान रुद्रजान त्रुटकाश्य पौरुष भ्रंश श्रोतोरोध मलग्रहान, यानी कि अगर कषाय रस का अत्यधिक सेवन हम करते हैं तो हमारे शरीर में विष्टम्ब यानी कि जो मल मूत्र जो हमारे नेचुरल वेग होते हैं वो नहीं अच्छे से आ पाते हैं, इसको कहीं ना कहीं वो रोकने का काम करता है, यानी यूरिनेशन है, स्टूल है, इसको ये गति जो होती है इसकी कहीं ना कहीं रुक जाती है, नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाता है। साथ ही साथ शरीर में कृशता लाता है एक तरीके की, यानी पतलापन एक तरीके से कह सकते हैं, और साथ ही पौरुष भ्रंश यानी यह भी शुक्र का नाश करता है, और साथ में स्रोतरोध हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर सकता है। तो हमने देखा कि इन रसों का अगर
एक ही मात्रा में अगर सेवन कंटिन्यूस किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी जैसे भी लक्षण ला सकते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में इन रसों का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनका डायरेक्ट संबंध होता है हमारे शरीर के दोषों से, और दोषों से ही हमारे बैलेंस, दोष की बैलेंस से ही हमारी बॉडी है। अब अगर बात करें हम वुमेन्स में क्या खाना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेने से फायदा हो सकता है, तो इसमें हम आगे बात करते हैं। जो जनरल रूटीन में लेडीज ले सकती हैं ज्यादा, उसमें स्त्रियों को घी का सेवन जरूर करना चाहिए। घी स्त्रियों के लिए, गाय का घी बहुत फायदेमंद है। हम देख रहे हैं आजकल के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो लोग घी का सेवन नहीं करते हैं इस डर से कि मोटापा बढ़ जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाय के घी के सेवन करने से मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ता है, और उल्टा आपके शरीर में कोमलता बनी रहती है, आपके शरीर में स्निग्धांश बना रहता है, जिसके कारण आगे जाके जॉइंट डिसऑर्डर होने का डर नहीं रहता है। साथ ही साथ लोगों में कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत बहुत ज्यादा दिख रही है लेडीज में, तो इसके लिए भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए घी का सेवन लेडीज में जरूर करते रहना चाहिए। साथ ही दूध का सेवन भी स्त्रियों को लगातार करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ मैंने बताया कि हेयर लॉस जैसे भी सिम्टम्स लेडीज में बहुत देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे हम अगर बात करते हैं लेडीज में, तो दालों की अगर बात करें तो मूंग दाल, मसूर दाल, ये लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसका इंटेक जरूर करना चाहिए। फलों में अगर हम बात करें तो अनार लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मेंसेस के दौरान भी ब्लीडिंग होती है और ब्लड निकलता है बॉडी में, तो उसको भरने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए अनार बराबर लेते रहना चाहिए। और बाकी सीजनल फल जो भी होते हैं वो सारे लेने चाहिए। जो सब्जियों में बात करें तो हम बात करते हैं शिगरू, जो आयुर्वेद में बताया गया है, सहजन जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। सहजन का हर तरीके से उपयोग लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो इसलिए सहजन की फली का, पत्तों का किसी भी रूप में, काढ़े के रूप में आप इस्तेमाल करेंगी, आपके लिए दैट विल बी वंडरफुल ड्रग। तो सहजन का उपयोग आपको हमेशा निरंतर अपने खाने में करना चाहिए। साथ ही साथ अलसी बहुत फायदेमंद होती है। अलसी का आप किसी रूप में ठंडियों में लड्डू बनाकर या चटनी के रूप में थोड़े थोड़े फॉर्म में जरूर यूज करना चाहिए। आमल की वय स्थापन भी होती है, और साथ ही साथ स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है, यानी आंवला। तो आंवले का मुरब्बा है, इस तरीके का जो सेवन है। साथ ही साथ जैसे गुलकंद होता है, गर्मियों में गुलकंद लेने से शरीर में ठंडक पहुंचती है, और गर्भाशय में जो कभी या यूरिन में जलन जैसी जो दिक्कतें होती हैं, इन सारी चीजों में फायदा होता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसमें भी गुलकंद और दूर्वा जो होती है, जो हम गणपति जी को धूप चढ़ाते हैं, अगर ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होती है तो ऐसे समय हम 1-2 चम्मच अगर रस दूर्वा का ले लेते हैं, तो उससे ब्लीडिंग भी रुक जाती है, और दूर्वा हमारी बॉडी के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। साथ ही गिलोय आयुर्वेद में बहुत अच्छी बताई है। गिलोय के पत्तों की आप सब्जी के रूप में भी आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको पहचान है गिलोय की, तो आप उसको साग सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल माठ जो बताया गया है, और साथ ही साथ तांदुलजा एक तरीके की एक ग्रीन वेजिटेबल होती है, उसका उपयोग करना चाहिए। सिंगाड़े का उपयोग लेडीज को बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ शकरकंद जो होती है, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो बहुत फायदेमंद होते हैं। आगे सूरन जो होती है, सूरन वुमेन्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। जिन लेडीज को खास तौर से अगर पाइल्स से रिलेटेड ऐसे कोई दिक्कत होती है, पेट साफ नहीं होता है, उन लोगों में सूरन सादा बिना मिर्च मसाले के आप चोखे के रूप में या भरते के रूप में बनाकर आप उसको यूज कर सकती हैं। डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल। कभी ब्लीडिंग होती है, अगर ऐसी समस्याएं होती हैं, अगर कैसे भी अगर आपको पेट से संबंधित दिक्कत होती है, भूख ना लगना, या आपको कभी ऐसी समस्या होती है, तो आप बीच बीच में जो आयुर्वेद में बताया गया है हमारे इसमें काला जो अंगूर होता है, तो जिसको काला मुनक्का कहा जाता है, तो जिसको पेट साफ नहीं होता है वो लोग काला मुनक्का है, अंजीर है, इसको भिगाकर रात में अगर चबा चबा के खाते हैं तो नेचुरल लेग्जेटिव की तरह यह काम करता है और पेट अच्छी तरह से साफ होता है। पेट साफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यही आगे चल के कॉन्स्टिपेशन के बाद ये पाइल्स या किसी और रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही वुमेन्स में करौंदा जो होता है वो मेंसेस के लिए बहुत अच्छा होता है, मेंसेस रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो करौंदे का भी इस्तेमाल सीजनल जब भी होता है तो जरूर करना चाहिए। तांदुलजा एक हमारी वनस्पति है, उसकी भाजी बनाकर हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ शतावरी कल्प आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट, जो वुमेन्स के लिए एक हेल्थ टॉनिक के रूप में काम करता है। तो शतावरी कल्प का लेडीज को बहुत फायदा हो सकता है, तो इसका जरूर उपयोग करना चाहिए। और इसके आगे अगर मैं बात करती हूँ तो
कोहड़ा भी बहुत फायदेमंद होता है, और कुष्मांड जिससे पेठा बनाई जाती है वनस्पति, ये स्त्रियों के लिए समझ लिए रामबाण है। तो ये पेठे का इस्तेमाल ही अगर स्त्रियां कर सकती हैं, या कुष्मांड का किसी भी रूप में अगर इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेठा बनता है, वो बहुत फायदेमंद हो सकता है गायनिक की किसी भी प्रॉब्लम्स में या आपके आरोग्य को रखने के लिए। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया परवल है, ये भी बहुत अच्छा। और चावलों में अगर हम बात करें तो साठी चावल जो 60 दिन में पकता है, लाल चावल ये, या पुराना चावल, तो और गेहूं, और इसी के साथ साथ जौ जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से वुमेन के आरोग्य के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इवन ये सब लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि वुमेन्स को इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से अगर हम ब्लड की बात करें, बहुत सारी स्त्रियों में ब्लड जब कम हो जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आप नेचुरल जो तरीके हैं हमारे पुराने जो बताए गए हैं, जैसे कि लोहे की कढ़ाई को यूज करना, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना, इससे नेचुरल आयरन आपकी बॉडी में आता है, और इन चीजों को हमको अपनाना चाहिए। नेचुरल कैल्शियम आयरन का उपयोग जितना हम लोग करेंगे हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की वुमेन्स के आहार के बारे में, इसको जरूर आप समझिए, और अगर इसके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप अपने पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके इसके बारे में और समझ लिए। तो अब हम कल फिर किसी टॉपिक के पास साथ आएंगे। अब थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो आप आगे के चैनल्स हमारे लिए सब्सक्राइब करके आगे के एपिसोड्स देखते रहिए आयुर्वेद की और जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।